जय हिंद इरुटेरिया का जो 5000 क्वेश्चन का बुक आया है, उसी बुक का सेट 1 का आज हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 दिसंबर 1600। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था तो उस समय जो मुग़ल बादशाह था वो अकबर था। पहली बार ईस्ट इंडिया कारखाना खोला गया 1608 ईस्वी में, जो कि सूरत में था, जो कि परमिशन नहीं लिया गया था, बिना परमिशन के खोला गया था। इस वजह से इसे भी बंद कर दिया गया। उसके बाद 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला गया, जो कि अस्थायी ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया। तो याद रखिएगा, अस्थायी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। उसके बाद सर थॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में आए तो जहांगीर ने सर थॉमस रो को परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने का। तो उसके बाद सूरत में अस्थायी ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में अस्थायी ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो कौन शामिल नहीं थे? तो गोविंद राणा डे थे जो शामिल नहीं थे। उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे तो गोविंद राणा डे नहीं थे, और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो क्या था कि बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, इनका नारा था। लाला लाजपत राय का नारा था कि अंग्रेज वापस जाओ का नारा दिए थे लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्र पाल जो थे, जो दैनिक पत्र नामक पत्रिका निकाले थे, बिपिन चंद्र पाल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से कारण था जो परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का सी आंसर हो जाएगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, पैक्ट हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, 1916 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना 1940 ईस्वी में हुआ था। अब पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरा सत्याग्रही थे जो विनोबा भावे थे। और उद्घाटन जो किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह का, जो विनोबा भावे नहीं किए थे, लेकिन पहला सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा विनोबा भावे। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय पूर्ववर्ती संस्था का सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1851 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। 1851 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उसके बाद इसका इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो हुआ था 1876 ईस्वी में हुआ था। 1876 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन पर पूछ रहा है सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। इसके केंद्र में द्वीप सदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन पर बात करते हैं तो 1927 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1927 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 7 दलीय था, एक भी लोग भारतीय नहीं थे, सभी लोग अंग्रेज थे। और 1928 ईस्वी में इसका भारत आगमन हुआ था। इसका गठन इसलिए हुआ था कि मोंटेग्यू जेम्स फॉर सुधार जो हुआ था उसी को जांच पड़ताल करने के लिए, मोंटेग्यू जेम्स फॉर सुधार का जांच करने के लिए हुआ था। जो मोंटेग्यू जेम्स फॉर सुधार का
कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। मोंटेगू जेम्सफोर्ड सुधार, मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में, मोंटेगू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में। इसी के जांच करने के लिए साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था, जो कि 1927 में हुआ। 1928 में भारत आया, 7 दलीय था, एक भी लोग भारतीय नहीं थे। तो भारत में इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी। 7 का आंसर हो जाएगा डी, लिबरल पार्टी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त के समय हुआ। इस पर डिस्कशन करते हैं। तो स्कंदगुप्त था जो कुमारगुप्त का पुत्र था, और स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। कुमारगुप्त था जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। समुद्रगुप्त वंश था जो उसका संस्थापक सिरुगुप्त हुआ करता था। स्वर्ण युग कहा जाता था इस वंश को। उसके बाद इसी समय गुप्त वंश में जो सिक्का सोने का चलता था, सोने का सिक्का, जिसे कहा जाता था दिनार बोला जाता था। उसके बाद चांदी का सिक्का चला था, चांदी का सिक्का, इसको कहा जाता था रुपयक बोला जाता था। और उसके बाद इससे जो नीचे वाला सिक्का था उसे कौड़ी बोला जाता था, कौड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आंसर होगा सी, पुलकेशिन द्वितीय। 9 का आंसर सी, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। इस पर डिस्कशन करते हैं। तो हर्षवर्धन वंश था, जो कि वर्धन वंश से था, और वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन ऑप्शन में है, तो इसको बात करते हैं। तो वर्धन वंश से संबंधित था। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। और हर्षवर्धन भाई में सबसे छोटा था। 2 भाई हुआ करता था। पहला बड़ा भाई का नाम था राजवर्धन, और बहन का नाम था राजश्री, और इसका सबसे छोटा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। राजवर्धन को शशांक ने मार देता है। जो शशांक था जो पश्चिम बंगाल के उस समय राजा हुआ करता था, पश्चिम बंगाल क्षेत्र का राजा हुआ करता था, जो राजवर्धन को मार देता है और उसको बहन को ले आता है। उसके बाद हर्षवर्धन जो है, जो शशांक को मार देता है, पूरी तरह से काट देता है। उसके बाद राजश्री को गद्दी पर बैठा देता है। सब पूरा क्षेत्र जो उसका था, सभी क्षेत्र को लूट लेता है हर्षवर्धन। उसके बाद अपना बहन को गद्दी पर बैठा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? सत्यमेव जयते जो किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, और इसमें 13 मुख्य उपनिषद है। मुख्य उपनिषद की बात करें तो 13 है, और 10 उपनिषद पर महाभाष्य ने 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा गया था। शंकराचार्य ने लिखा था। 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा था शंकराचार्य ने। और कठोपनिषद की बात करें तो इसे नचिकेता की कहानी है। नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद। 11 नंबर क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा महायान। महात्मा बुद्ध महायान से थे, जो कि, और उसके बाद हीनायान था जो निम्न मार्ग था, जो मनुष्य के द्वारा रचा गया था। हीनायान निम्न मार्ग था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महायान हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? उपासना भवन का जो नाम था वो इबादत खाना था। ऑप्शन में है दीवाने खास, दीवाने आम। तो दीवाने खास था जो रॉयल लोगों के लिए था, अमीर लोगों के लिए था, खास लोगों के लिए था।
तो इसको बात करते हैं दीवान खास, जो कि एक तरह से सभागार था। दीवान खास सभागार था, दीवान आम भी सभागार था, लेकिन ये रॉयल लोगों के लिए था, अमीर लोगों के लिए था, ये आम लोगों के लिए था। बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो जो बुलंद दरवाज़ा था, जिसका निर्माण 1571 ईस्वी में हुआ था, 1571 ईस्वी में किया गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी यूपी में है बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद अकबर की बात करें तो अकबर के टोटल 3 बेटा हुआ करता था, जिसका पहला बेटा का नाम था। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो आंसर हो जाएगा सी, अकबर के समय में। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न हुआ करता था, उसमें एक संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा भी था। अकबर का सेनापति था जो मानसी था, सेनापति मानसी था। और अकबर के शासनकाल के समय की बात करें तो टोटल अकबर का शासनकाल था जो 1556 से लेकर के 1605 तक के था। और अकबर के बेटा कितने थे? तो मुख्य रूप से 3 बेटे थे। पहला बेटा का नाम था सलीम, दूसरा बेटा था मुराद था, और तीसरा बेटा था दनियाल। तीसरा बेटा दनियाल था। जो सलीम ही था जो बाद में बड़ा होने के बाद जहांगीर बना। सलीम को बड़ा होने के बाद नाम जहांगीर पड़ा। उसके बाद बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। बाबर का शासनकाल का समय था 1556 से लेकर 1526 से लेकर 1530 तक, 26 से 30 तक। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और 1528 ईस्वी में 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था और 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 से 1540 तक, 1530 से 40 तक के। और हुमायूं ऐसा शासक था जिसका 2 का शासनकाल था, 1530 से 40 और 1555 से 56 तक में। 1555 से 56 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। उसके बाद जहांगीर की बात करें तो जहांगीर था जो 1613 ईस्वी में सर टॉमस रो को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का अधिकार दिया था, परमिशन दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का परमिशन दिया था सर टॉमस रो ने सूरत में, जो अस्थायी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है तो है झारखंड में। कोयला उड़ीसा में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है मुख्य रूप से, लेकिन सबसे ज़्यादा खान है जो झारखंड में है। आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो 2 देशांतर के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर, 111 पॉइंट कुछ होता है, 111 किलोमीटर होता है। आंसर हो जाएगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक विषुवत दूरी पर होता है। आंसर हो जाएगा डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताइए। तो आंसर हो जाएगा सी, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है, जवादी के पहाड़ियाँ हैं, जवादी अस्सीवराई की पहाड़ियाँ हैं जो जवादी तमिलनाडु में है, और नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। जिसमें नीलगिरी की बात करें तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलने से जो बना है, जो नीलगिरी बना है, नीलगिरी की ऊंची चोटी दोदा बेटा है। यह चाय उत्पादन और हर तरह के मसाला उत्पादन के लिए विख्यात है। 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्रों में फैला हुआ है। उसके बाद इसी के नीचे अनाईमुडी है,
इसी के नीचे अनाईमुडी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये दोदा बेटा बन गया। यहाँ कर नीचे अनाईमुडी, अन्नामलाई की ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे भारत में, पूरे दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट MTE, जिसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है उसे। दामोदर नदी है, जो कि दामोदर नदी सबसे ज़्यादा बहती है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड पश्चिम बंगाल 2 भागों में बहती है। और कोसी, आंसर होगा B, कोसी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा C, लेटेराइट मिट्टी। आप लोग भी मात्र रहेगा, जिससे आप लोग का स्कोर का पता चलेगा। जिसमें लेटेराइट मिट्टी लीचिंग प्रोसेस से होता है निर्माण। लेटेराइट मिट्टी का अधिकता पाया जाता है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में और असम में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा मसाला और चाय का उत्पादन किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में लीचिंग प्रोसेस से निर्माण होने की यह वजह है कि जब रेतीला मिट्टी होता है समुद्र के किनारे, उसमें 120 से 140 दिन तक वर्षा होता है, तो जो रेतीला मिट्टी के जो मिट्टी होता है, धूल गाद होता है, जो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसको ऊपर से जब रोशनी पड़ता है तो रेत पर ही रोशनी पड़ता है, रेत ऊपर आ जाता है तो रेत पर ही रोशनी पड़ता है। जब रेत पर रोशनी पड़ता है तब क्या होता है कि अंदर के जो रेतीला वाला भाग होता है वो भींगा हुआ ही रह जाता है, गीला रह जाता है। इसके वजह से कभी नमी हमेशा बन रहता है, कभी सूख नहीं पाता है। जब भी धूप पड़ता है तो पत्थर पर ही पड़ता है और अंदर नमी बना हुआ रहता है। इसी को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। इसी से मसाला की खेती अधिक मात्रा में वहाँ हो पाता है। तो आप लोग लीचिंग प्रोसेस समझ गए। तो आगे चलते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी की भी बात करा तो मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाया जाता है। रेगुर मृदा या काली मृदा किसे कहते हैं? तो दोनों सेम होता है। रेगुर मिट्टी कहिए, एक काली मिट्टी कहिए। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है बीच वाला भाग में, भारत के बीच वाले भाग में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस सब क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी या रेगुर मृदा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही बात है। यह एक कण प्रकृति है, भी सत्य है। यह ऊर्जा का एक रूप है, सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है, जिसमें तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण ऑप्शन में, तो इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तेल होता है जिससे वनस्पति घी बनाया जाता है, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। और साबुन भी बनाया जाता है हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। और रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम को हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाते हैं तो परमाणु का आकार घट जाता है। तो याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का मुख्य कारण धूलकण है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्शन में है, तो इसको देखते हैं। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर पाया जाता है। और हीलियम है, जो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन हो रहा है, इसी वजह से सूर्य का प्रकाश हम लोग के पास आता है। हाइड्रोजन से हीलियम में जब परिवर्तन होता है तो इसी के टक्कर से जो रोशनी निकलता है वो सूर्य के प्रकाश हम लोग के पास आता है। तो तेज़ गति से हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन हो रहा है। जलवाष्प की बात करते हैं तो फोटोकेमिकल स्मॉग है। जलवाष्प में चलते हैं तो जलवाष्प, कोहरा, धुआं, O3, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये टोटल है जो फोटोकेमिकल स्मॉग है। 23 नंबर क्वेश्चन है। किसी भी यौगिक का उष्णीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक है उसका उष्णीकरण संख्या
जीरो होता है, उसकी कारण संख्या शून्य होता है। ये यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, कंपाउंड। और कंपाउंड का हिंदी होता है मिश्रण, मिश्रण होता है। अब मिश्रण दो प्रकार के होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की तरफ चलते हैं तो समांगी में क्या होता है कि जिसे मिलाने पर सभी जगह पर अणुओं की संख्या समान हो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो दूध और प्लस जल, दूध और प्लस जल को मिला देंगे तो हर जगह पर अणुओं की संख्या समान हो जाएगा, जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें जैसे में ले लेते हैं जल प्लस चीनी प्लस नमक, जल चीनी नमक जो भी ले लेते हैं, ये तीनों को मिलाने के बाद आप देख पाइएगा कि आसानी से अलग नहीं कर पाइएगा, हर जगह पर अणुओं की संख्या समान हो जाती है, इस वजह से इसे अलग नहीं किया जा सकता, इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। विसमांगी मिश्रण का बात करते हैं तो विसमांगी मिश्रण में ले लेते हैं पत्थर प्लस जल, जिसे हर जगह पर अणुओं की संख्या समान नहीं है। यदि पत्थर और जल को मिला दीजिएगा, पत्थर और जल को मिलाइएगा तो आसानी से अलग किया जा सकता है, इसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्रूट्स फल ले लेते हैं और पत्थर ले लेते हैं। अब देख पाइएगा कि आसानी से सभी को अलग कर पाइएगा, इसी को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? आंसर हो जाएगा यह स्वर्ण यौगिक, स्वर्ण यौगिक हो जाएगा, सर्प विषरोधी तत्व है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो ml - 1 T - 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ml - 1 T - 2 हो जाएगा, जिसमें दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल, दाब का पास्कल होता है, ऐसा ही मात्रक पास्कल, आंसर हो जाएगा बी। 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? कोयला हो जाएगा, जैव सेल क्या है? कोयला है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अब पेट्रोल है जो समुद्र से निकाला जाता है। प्राकृतिक तेल आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? आंसर हो जाएगा डी, सेरेब्रम। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न भाग से है तो सेरेब्रम से है याददाश्त, सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस ग्रंथि भूख प्यास को नियंत्रित करता है, जब भूख लग जाता है तो उसे भी कंट्रोल करता है, और पेट भरने के बाद मस्तिष्क को मैसेज यही देता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, तो 33 हड्डियों के मिलने के बाद स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। 33 स्तंभ के मिलने के बाद स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है, जिसे रीढ़ का हड्डी कहते हैं या मेरू रज्जु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषता होता है। तो आंसर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, आर्कियोप्टेरिक्स। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन, O2 हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, क्योंकि सारा वनस्पति पेड़ पौधा है जो जिसमें हर जगह पर कार्बन होता है, सेलुलोज का बना है कार्बन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, और सूर्य में भी हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन हो रहा है, इसके टक्कर से हम लोग को प्रकाश प्राप्त होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभव या विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर होता है जब विद्युत धारा का ऐसे मात्रा का मीटर या एम्पियर होता है। उसके बाद धारा नियंत्रक, तो धारा नियंत्रक छड़ होता है, धारा नियंत्रक छड़ होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रपति कर सकते हैं। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक के 61 में पद का रिक्ति है। उसके बाद संसद का 3 भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 552 है टोटल, जिसमें टोटल निर्वाचित सदस्य है 543, और राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या है 250 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकलन समिति 32 नंबर क्वेश्चन है। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का। प्रकलन समिति के सदस्यों का 1 वर्ष का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो किसके अनुमोदन से निकाला जाता है? तो इसका आंसर होता है भारत के संसद। भारत के संसद से निकाला जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का चर्चा अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति के 52 से 61। 34 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में विधि के समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? 34 को जगह आंसर इसमें देख लीजिए, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान के संविधान से। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल लिया गया है, आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है जो लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, भाग 20 में, भाग 20 में। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। भाषाओं का उल्लेख किसमें? तो 8वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोध अधिनियम, दल बदल 10वीं। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लिया गया? तो 11वीं अनुसूची के द्वारा। भूमि सुधार अधिकरण संबंधित अधिनियम है और 9वीं अनुसूची के द्वारा भूमि सुधार अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, बी हो जाएगा, मिला लीजिए, बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। चार्टर एक्ट कहा जाए तो हर 20 साल पर चार्टर एक्ट होता था, जिसमें 1893 में पहला चार्टर एक्ट हुआ, फिर 1903 में चार्टर एक्ट हुआ, 1893 के बाद 1913 में चार्टर एक्ट हुआ, उसके बाद 1933 में हुआ, उसके बाद 1953 में हुआ। जिसमें 1913 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और 1933 के चार्टर एक्ट से हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति हो जाएगा, झींगा प्याज गुलाबी क्रांति से हो जाएगा। लाल क्रांति की बात किया जाए तो मीट और टमाटर से हो जाएगा। नीली क्रांति की बात करें तो जलीय कृषि, जिसमें मछली आ जाएगा। और गोल्डन क्रांति की बात किया जाए तो जूट उत्पादन से है। गोल्डन क्रांति जूट उत्पादन से है। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा जूट। और कपास की बात किया जाए तो कपास सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है गुजरात में। और दूसरा स्थान पर होता है महाराष्ट्र में। और जूट होता है गोल्डन क्रांति पश्चिम बंगाल में। और लाल क्रांति आप लोग देख ही लिए, गुलाबी क्रांति। अब 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं ने ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। 1944 ईस्वी में हुआ था IMF का स्थापना। अब विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक का स्थापना भी 1944 ईस्वी में हुआ था। दोनों का स्थापना 1944 में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1949 ईस्वी में किया गया था। 1949 ईस्वी में
रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर। भारत में आय कर है। भारत में आय कर कैसा है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील आयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा मलखंभ। मलखंभ। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। दादू दयाल। आंसर सी हो जाएगा। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने चलाया था। द्रकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। 47 नंबर क्वेश्चन है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। कह रहा है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? खादर। जब बाढ़ आता है तो उस समय मिट्टी को, नया मिट्टी को लेकर आता है। जो जल के द्वारा जलाए गए मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जिसी को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट को जो गाद आता है ना, गंगा का मैदान होता है, गंगा में जो लाल कलर रेड कलर का गाद आता है उसी को कहा जाए, उसी के बारे में बोल रहा है। उर्वरता को बढ़ाता है खादर। और रेगुर मिट्टी काली मिट्टी उसी को बोला जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। तब थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन आंसर हो जाएगा सी, थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का, आप लोग देख सकते हैं, अर्नाल्ड टॉयम्बी। अर्नाल्ड टॉयम्बी। यदि आप लोग यहाँ तक चलाए हैं तो हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि सेट नंबर 2 हम आप लोगों के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।